प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी हिंदी की एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता को जया जादवानी जी ने लिखा है। वे इसकी रचयित्री हैं। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति के उद्देश्य आपके समक्ष हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का सार। कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आप जान पाएंगे। कविता के पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का प्रारूप कैसा होता है, किस प्रकार पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की जाती है, इसका भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कविता में आए व्याकरणिक बिंदु का उदाहरण सहित वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, इसे भी आप जान पाएंगे। तथा जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के मूल भाव कौन कौन से हैं, किन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए यह कविता रची गई है, लिखी गई है, इसका भी आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से ज्ञान हो जाएगा। तो आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ते हैं। कविता का सार आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे ध्यान से सुनें तथा समझें। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवित्री के आशावादी जो स्वर है वह प्रकट हुए हैं। इस पाठ में अर्थात कविता में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी तब तक वह अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी। विद्यार्थियों, वह आगे कहती है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। कवित्री आगे कहती हैं कि चिड़िया अपना काम कर रही है। उसका काम है घोंसला बनाना और अंडे देना, अपने बच्चों को सहेज कर रखना। व्यक्ति का काम है गिरी पत्तियों को थामना या किसी को सहारा देना। नानी दादी का काम है अपने बच्चों को कहानियां सुनाना जिनसे उन्हें कुछ सीख मिले। और रेलगाड़ी का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। तो विद्यार्थियों, कविता में अपनी पंक्तियों के माध्यम से जया जादवानी जी पाठकों के समक्ष ये मूल भाव प्रस्तुत कर रही हैं। कवित्री का आगे मानना है कि अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती हैं। गंतव्य का मतलब निश्चित स्थान तक। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है।
यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब तक यह काम सरल तरीके से होते रहेंगे तब तक कठिन समय नहीं आएगा। इसमें कवित्री का जिंदगी के प्रति आशावादी जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है। वे बहुत आशावादी हैं तथा वे उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती हैं। उनका मानना है कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता है, अपना हौसला नहीं छोड़ता है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी से कठिन समय की शुरुआत होती है। ऐसा कवित्री जया जादवानी जी का मानना है। विद्यार्थियों, कविता का सार जानने के उपरांत आओ अब जानें कविता में कठिन शब्दों के अर्थ। जो कठिन शब्द इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं उनके अर्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनें। कठिन, कठिन का अर्थ है मुश्किल। तिनका, तिनका का अर्थ है लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झरती, झरती का मतलब है गिरना। थामना, थामना का मतलब पकड़ना। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रतीक्षा, इसका अर्थ है इंतजार। अगला शब्द ध्यान से सुने। वक्त, वक्त का अर्थ है समय। कथा, कथा का अर्थ है कहानी। आखिरी, आखिरी का अर्थ है अंतिम। हिस्सा, हिस्सा का अर्थ है भाग। सदियों, सदियों का अर्थ है पुराने समय से। तमाम, तमाम का अर्थ है बहुत सारे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है ब्रह्मांड। विद्यार्थियों, कविता का सार तथा कठिन शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात आओ अब मैं आपको कविता की व्याख्या की ओर ले चलता हूं। अर्थात कविता के जो पद्यांश होते हैं उनकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है, इसका मैं आपको ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का नाम आप इससे परिचित हो गए होंगे। पहला पद्यांश जो है वह मैं आपके समक्ष उसका वाचन कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यह पद्यांश है। आओ जाने इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार हम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कविता के पद्यांश के प्रसंग में जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती हैं वे हैं पाठ्यपुस्तक का नाम आपका सही होना चाहिए, किस पाठ से यह अवतरण या पद्यांश लिया गया है उसका नाम सही होना चाहिए, उसके रचयिता का अर्थात वह कविता किसके द्वारा रचित है उसका नाम सही होना चाहिए तथा इसके उपरांत उस अवतरण का मूल भाव क्या है जिसकी ओर कवि या कवित्री अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है या करना चाहती है, वह भी इसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो आओ जाने
पहले पद्यांश का प्रसंग किस प्रकार हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री जया जादवानी है। इस कविता में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने बताना चाहा है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है जिसमें जीवन को कठिनाई से जिया जाए। वह आगे व्याख्या में क्या कहना चाहती हैं, इसको हम आगे जानेंगे। व्याख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कविता जया जादवानी द्वारा रचित है। तो बच्चों, जया जादवानी जी एक आशावादी कवित्री हैं। उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, अर्थात अभी कठिन समय नहीं आया है। कवित्री कहती हैं कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है और वह उड़ने की तैयारी में है। अपने क्रियाकलाप करने के लिए अपने घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और उड़ने के लिए भी तैयार है, अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। विद्यार्थियों, कविता के प्रथम पद्यांश का प्रसंग तथा व्याख्या किस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसका आपको ज्ञान हो गया होगा। अब प्रसंग और व्याख्या के उपरांत हमें विशेष लिखना होता है, तो ध्यान से सुने तथा देखें पहले पद्यांश का विशेष हम किस प्रकार लिखेंगे। पहली विशेषता है इस पद्यांश की, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। भाषा सरल, सहज तथा प्रसंगानुकूल है। कारक चिन्हों का प्रयोग देखने योग्य है, अर्थात दर्शनीय है, जैसे की, में आदि का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना सर्वथा उपयुक्त है तथा विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग हुआ है, यथा अल्प विराम का प्रयोग तथा पूर्ण विराम का प्रयोग कवित्री ने बखूबी किया है। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है कविता का दूसरा पद्यांश। ध्यान से सुने। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आप इस दृश्य में देख भी रहे हैं, एक रेलगाड़ी आपको दिखाई गई है और यात्री गंतव्य तक जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। दूसरे पद्यांश का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, पिछले प्रसंग में मैंने आपको बताया ही है कि यह कविता जो है वसंत भाग 3 नामक पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं तथा कवित्री का नाम है जया जादवानी। इसकी पुनरावृत्ति ना करते हुए मैं सीधे आपको इसके मूल भाव की ओर ले जाता हूँ। कवित्री जो आशावादी दृष्टिकोण लेकर चलती है, वे इन पंक्तियों में कहती हैं कि अभी सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, अतः इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। आओ इसकी व्याख्या की ओर आपको ले चलता हूं। कवित्री इस पद्यांश में कहना चाहती हैं कि
अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं, जैसा कि आपको दृश्य में दिखाया भी गया है। रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, उनके गंतव्य स्थान तक उनको लेकर जाती है, जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। रेलगाड़ी उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है और कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकारता है और कहता है, सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। यह सब स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है, तो अभी नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। यह कवित्री जया जादवानी जी कहती हैं। वे एक आशावादी कवित्री हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं दूसरे पद्यांश का विशेष पक्ष। पहली विशेषता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने वर्तमान जीवन के सामान्य हालातों को दर्शाया है। भाषा सरल, सहज तथा प्रसंग के अनुकूल है। तीसरी विशेषता है, ध्यान से सुनना तथा समझना। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे कोई किसी को। यहां क वर्ण की आवृत्ति में यह चमत्कार देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार वहां पाया जाता है जहां किसी भी वर्ण की दो या दो से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है और चमत्कार उससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। चौथी विशेषता है, शब्द योजना सर्वथा उपयुक्त है। प्यारे बच्चों, कविता का तीसरा पद्यांश अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका मैं सस्वर वाचन करूंगा, ध्यान से सुनना। अभी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। आप इस दृश्य में देख रहे हैं, एक बूढ़ी नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री जया जादवानी जी क्या कहना चाहती हैं, आओ जानें। पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। फिर वही बातें, वसंत भाग 3 में से संकलित है यह पद्यांश। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का नाम है। इसकी कवित्री जया जादवानी है। इस कविता में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है तथा सदैव अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा भी दी है। वे इस पद्यांश में जो कहना चाहती हैं उसे मैं आपके समक्ष व्याख्या के रूप में आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। कवित्री का यह कहना है कि अभी भी बूढ़ी दादी नानी जो हैं पुरानी कहानियां सुनाती हैं। अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाती हैं। अक्सर हम अपने घरों में, मैंने भी और आपने भी अपनी बूढ़ी नानी दादी से कहानियां सुनी होंगी। कवित्री का यह मानना है कि जब तक दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेंगी,
तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। वह आगे कहती हैं कि अभी आएगी अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस, जो अंतरिक्ष के पार बचे हुए लोगों की कठिनाइयों को पार करने की सफलता की कहानियां सुनाएगी। कहने का भाव है कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा रही हैं और उन पर विजय भी प्राप्त की गई है। उन मुसीबतों का, कठिनाइयों का हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने डटकर सामना किया है और उन पर विजय भी प्राप्त की है। अतः हमें आशावादी होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए, ऐसा कवित्री का मानना है। तीसरे पद्यांश के विशेष पक्ष की ओर आओ चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री जया जादवानी ने कहना चाहा है कि हमें आशावादी होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। मुसीबतों का, कठिनाइयों का, परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए और उन पर विजय हासिल करनी चाहिए। भाषा सरल, सहज तथा प्रसंग के अनुकूल है। तीसरे पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखते ही बनता है। जैसे कथा का, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार देखने को मिलता है। शब्द योजना सर्वथा उपयुक्त है, सार्थक है। विद्यार्थियों, ये थी सप्रसंग व्याख्याएं विशेष सहित कविता के पद्यांशों की। अब मैं आपके समक्ष यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में जो व्याकरणिक पहलू आपके समक्ष विशेष पक्ष में मैंने प्रस्तुत किया, इस कविता में आया है, उसका उदाहरण सहित जो है वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह अन्य कविताओं में भी आपको देखने को मिलेगा। व्याकरणिक पहलू है अनुप्रास अलंकार। ध्यान से सुने। वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब मैं आपके समक्ष अनुप्रास अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हें ध्यान से देखें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्यारे बच्चों, यहां र तथा प वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। आप देख भी रहे हैं, र तथा प वर्ण को मैंने लाल अक्षर से चिन्हित किया है ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा उदाहरण देखें। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को में। यहां क वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है या आया है, अतः यहां भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कविता के मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने लोगों को आशावादी बनकर जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है, जो इस कविता का मूल भाव है। इसके अतिरिक्त कवित्री ने कविता में वर्तमान जीवन के सामान्य हालातों को भी दर्शाया है। कवित्री का मानना है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हमेशा रही हैं और हमने उन पर विजय भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त कवित्री ने यह भी कहना चाहा है कि हमें आशावादी होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सभी बातें कविता के मूल भाव के अंतर्गत आती हैं।
आओ अब इस प्रस्तुति की सार की ओर आपको अर्थात सारांश की ओर आपको ले चलता हूं। प्यारे बच्चों, मेरी इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने निम्न बातें समझ ली होंगी। पहली बात, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का सार आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझ आ गए होंगे। कविता के जो पद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है यह भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कविता में आए व्याकरणिक बिंदु अर्थात अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित जो मैंने वर्णन प्रस्तुत किया वह भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अंततः कविता के मूल भाव जिन्हें मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कवित्री जया जादवानी जी ने कविता लिखी है वे भी आपको समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आओ अपने स्वयं के आकलन के लिए कुछ प्रश्न आपके समक्ष मैंने रखे हैं, आप इनके उत्तर दें ताकि आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकें कि आपको इस प्रस्तुति में कितना सीखने को मिला है। तो सबसे पहले है गतिविधि, वाक्यों को पूरा करना। पहला वाक्य है, चिड़िया ने अपनी चोंच में डैश दबाया हुआ था, तिनका या दाना। तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्थियों? इसका उत्तर है तिनका। दूसरा वाक्य है, रेलगाड़ियां डैश तक जाती हैं, स्टेशन तक या अपने गंतव्य तक। तो यहां कविता के अनुसार क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा अपने गंतव्य तक। सदियों से नानी डैश कहानी सुनाती आई है, बेटी को सुनाती आई है या छोटे बच्चों को? तो यहां उत्तर है छोटे बच्चों को। चौथा वाक्य है, कविता में बस डैश खबर लेकर आती हैं, तारों की, बचे हुए लोगों की। तो क्या है इसका उत्तर बच्चों? इसका उत्तर है बचे हुए लोगों की। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान से देखें तथा इसका उत्तर दें। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जया बच्चन, जया आहूजा, जया जादवानी या इनमें से कोई नहीं। सोचकर उत्तर दें अपना। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है जया जादवानी। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में निहित भाव कौन कौन से हैं? ध्यान से सुने। आशावादी होना, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, कठिनाइयों का सामना करना या तीनों अर्थात सभी, क, ख, ग। ध्यान से सोचकर प्यारे बच्चों इसका उत्तर दें। इस कविता में निहित भाव कौन कौन से हैं? आशावादी होना, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, कठिनाइयों का सामना करना या तीनों अर्थात सभी। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों तीनों अर्थात सभी। अब आपके समक्ष इस प्रस्तुति का अंतिम प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार,
रूपक अलंकार इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। मैंने इनमें से आपको कौन सा अलंकार समझाया है? पुनः आपके समक्ष ऑप्शन पढ़ रहा हूं। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, या इनमें से कोई नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसका उत्तर छांट लिया होगा, तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। अपना मिलान कर लीजिए। इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है और चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। आपने मेरी इस प्रस्तुति को अत्यंत मन लगाते हुए ध्यान से सुना, इसका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।